नमस्कार, मैं पंडित विकास शुक्ला अपने एक नवीन ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले जब से मैंने अपने सोशल मीडिया की यात्रा का आगाज़ किया, आपको बताया विवाह में विलंब के कारणों के विषय में, उसके बाद कुंडली मिलान इत्यादि के विषय में बात की। पिछले अंक में हमने जो बात की थी वो बात की थी विवाह काल के निर्धारण के विषय में। तो सब हो गया, विलंब हो गया, कुंडली मिल गई, शादी भी हो गई। लेकिन अब देखना ये है कि वो वैवाहिक जीवन कितना सुखद रहेगा। आज के अंक में हम बात करेंगे कि आप जन्मांग चक्र से कैसे अवलोकन कर सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा व्यतीत होगा। सबसे पहले हम पति पत्नी दोनों की बात न करते हुए सिंपली ये देखें कि आपका व्यक्तिगत रूप से या जो जाति का या जातक आपके पास जन्म कुंडली दिखाने आया है, अभी हम उसके पति या पत्नी की कुंडलियों की बात नहीं कर रहे, सिर्फ उसकी कुंडली से ये कैसे देखें कि उसकी कुंडली में वैवाहिक सुख कितना है, उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। दोस्तों, सबसे आसान तरीका जो है और सबसे सटीक तरीका जो है वो ये देखना है कि उसके लग्न स्थान के स्वामी और सप्तम भाव अर्थात पत्नी या पति के स्थान के स्वामी के मध्य आपस में संबंध कैसा है। यदि लग्नेश और सप्तमेश नवम पंचम योग में है तो वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। यदि लग्नेश और सप्तमेश तृतीय एकादश योग में है तो वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। यदि इन दोनों के मध्य केंद्र योग बन रहा है अर्थात लग्नेश से सप्तमेश चौथा है और सप्तमेश से लग्नेश 10वां है तो वैवाहिक जीवन फिर भी मैनेजेबल रहेगा। यदि इन दोनों के मध्य द्वितीय द्वादश का योग है अर्थात जिसकी आप जन्म पत्रिका का अवलोकन कर रहे हैं उसका लग्नेश जिस राशि में बैठा है उससे 12वीं राशि में उसका सप्तमेश बैठा है या उससे दूसरी राशि में उसका सप्तमेश बैठा है, यदि द्वितीय द्वादश का योग है तो वैवाहिक जीवन किंचित परेशानियों वाला रहेगा। उस ऐसी अवस्था में कुछ अन्य ग्रह योगों का भी अध्ययन करना होगा विवाहिक जीवन के सटीक फलादेश के लिए। लेकिन यदि आप जिस भी पत्रिका को देख रहे हैं या आपकी स्वयं की पत्रिका में जन्म कुंडली में यदि लग्नेश और सप्तमेश में षडाष्टक योग है, दोनों एक दूसरे से छठे या 8वें भाव में संस्थित हैं, तो फिर वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से खराब हो जाएगा। षडाष्टक योग लग्नेश और सप्तमेश के मध्य बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये सबसे आसान तरीका है। दो योग बहुत अधिक अच्छे हैं, या तो लग्नेश सप्तमेश में नवम पंचम योग हो या लग्नेश और सप्तमेश में तृतीय एकादश योग हो। इसमें से भी वैसे शास्त्रों में नवम पंचम योग को सर्वश्रेष्ठ योग माना गया है, किन्हीं भी दो भावों के मध्य बनता हुआ। लेकिन जहाँ तक वैवाहिक संदर्भों का सवाल है, मेरी मान्यता है कि नवम पंचम योग से भी ज़्यादा अच्छा योग जो होता है वो होता है तृतीय एकादश योग का। तो यदि आप या आप जिसकी कुंडली देख रहे हैं उसके जन्मांग चक्र में लग्नेश और सप्तमेश के मध्य तृतीय एकादश योग है तो ये अवस्था बहुत बहुत अच्छी है। नवम पंचम योग है तो अच्छी है, यदि चतुर्थ दशम योग है तो मैनेजेबल है, यदि द्वितीय द्वादश योग है तो निश्चित रूप से हम इसे अच्छा नहीं कह सकते। लेकिन यदि लग्नेश और सप्तमेश के मध्य षडाष्टक योग है तो ये परिस्थिति वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अधिक खराब है। इसके बाद जो दूसरा बात हमें जन्म कुंडली में देखनी चाहिए वो ये देखनी चाहिए कि क्या सप्तम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि आ रही है। यदि आपके या जिसकी भी पत्रिका आप देख रहे हैं उसके तृतीय भाव में लग्न में या एकादश भाव में बृहस्पति संस्थित होगा तो उसकी 7वें भाव पर पूर्ण दृष्टि होगी। 7वें भाव पर बृहस्पति की यदि दृष्टि आ रही है तो वो वैवाहिक जीवन को संभालने में बहुत अधिक सहायक होती है। लेकिन याद रखिए मैं यहाँ सिर्फ दृष्टियों की बात कर रहा हूँ। यदि बृहस्पति सप्तम भाव में संस्थित होगा तो वो कष्ट का कारण बनेगा। बृहस्पति को सप्तम भाव में नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी दृष्टियां यदि सप्तम भाव पर पड़ रही हैं तो यदि कुंडली में कुछ वैवाहिक कष्ट के योग भी हैं तो वो उनका शमन करती है, वो उनको संभाल लेती है। ये दृष्टि यदि सप्तम भाव पर होगी तो बहुत अधिक इफेक्टिव होगी, लेकिन यदि सप्तमेश पर भी है तो भी आपके वैवाहिक जीवन को संभालने में कुछ हद तक आपकी सहायता करेगी।
ये योग यदि पत्रिका में आपके मिल रहे हैं, गुरु के सप्तम भाव पे दृष्टि है, लग्नेश सप्तमेश के बीच में अच्छा योग है, तो आपके वैवाहिक जीवन को बहुत अधिक सुखद कहा जा सकता है। ये तो हुई एक पत्रिका के अवलोकन की बात। अब यदि हम पति पत्नी दोनों की पत्रिका को सामूहिक रूप से देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि इन दोनों का आपस में वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो सबसे पहले दोनों के लग्न को देखिए। यदि दोनों के लग्न में नवम पंचम का योग बन रहा है, तृतीय एकादश का योग बन रहा है, चतुर्थ दशम का योग बन रहा है, तो वैवाहिक ये लगभग वैसा ही है जैसा हम जन्मांग चक्र मेलापक में भक्कुट दोष को देखते हैं। इसी तरह यदि हम लग्नों को पति पत्नी के दोनों का अध्ययन करें और दोनों आपस में किस तरह का कॉम्बिनेशन बनाकर बैठे हैं, यदि वो कॉम्बिनेशन अच्छा है तो निश्चित रूप से वैवाहिक सुख की प्राप्ति पूरी तरह से होती है। इसके अतिरिक्त ये देखिए कि पति या पत्नी में से किसी एक की, दोनों की हो जरूरी नहीं, किसी भी एक की सप्तम भाव में जो राशि पड़ रही है, उसका जो स्वामी है वो उच्च राशि या नीच राशि में बैठा हुआ है, तो भी वैवाहिक जीवन प्रायः सुखद रहता है। उदाहरण के लिए समझाऊं कि यदि मान लीजिए किसी जातक की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में मिथुन राशि पड़ रही है, मिथुन राशि का स्वामी बुध है, बुध जो है वो कन्या में उच्च का होता है और मीन में नीच का होता है, तो यदि उस व्यक्ति की पत्नी की जन्म राशि कन्या या मीन होगी तो वैवाहिक जीवन बहुत अधिक सुखद रहेगा। ऐसे ही आप किसी स्त्री जातक की कुंडली में सप्तम भाव में देख लीजिए कि कौन सी राशि पड़ रही है। सपोज कीजिए मेष राशि पड़ रही है, मेष का स्वामी मंगल है, कर्क में नीच का होता है, मकर में उच्च का होता है, तो यदि उसके पति की पत्रिका में चंद्रमा जो है वो कर्क राशि या मकर राशि में संस्थित होगा, तो भी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होने की संभावना बनती है। ये दो योग, गुरु की दृष्टि तो मैंने आपको कहा ही पति पत्नी दोनों के वैवाहिक जीवन को संभालती है। यदि सप्तम भाव में हो तो वैवाहिक जीवन सुखद रहता है। एक अन्य बात, कारक को कभी नहीं भूलना चाहिए। पुरुष की कुंडली में शुक्र का ठीक से संस्थित होना वैवाहिक जीवन के लिए, ठीक से संस्थित मतलब शुभ वर्गों में हो, शनि मंगल राहु इत्यादि के प्रभाव में ना हो। इसी तरह स्त्री जातक की कुंडली में चूंकि पति का कारक बृहस्पति है, तो बृहस्पति की उचित अवस्था, बृहस्पति उच्च राशि में गया हुआ हो, मित्र राशियों में गया हुआ हो, शुभ वर्गों में संस्थित हो और उसके ऊपर पाप प्रभाव ना हो, ये अवलोकन करना। मैं बार बार कहता रहा हूँ कि सप्तमेश से भी अधिक महत्व कारक का होता है, जो कि पुरुष जातक की कुंडली में शुक्र बनता है और स्त्री जातक की कुंडली में जो है वो मंगल बनता है। तो मैं समझता हूं कि विषय को हमने पूर्ण कर लिया है। कल के अंक में मैं आपको बताऊंगा मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल जो है वो कुंभ राशि को छोड़कर दिनांक 2 अप्रैल सन 2026 को दोपहर में 3 बजे जो है वो मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल के इस परिवर्तन का आप के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम आगे अपने ब्लॉग में इस संदर्भ में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।